मेरा नाम पंकज मोदक है। मैं एक लघु कहानीकार हूँ। मेरा जन्म इंडिया देश के एक गांव चंदाहा में हुआ, जो झारखंड राज्य में स्थित है। मेरे पिताजी शंकर मोदक और मेरी माताजी ललिता देवी है। मेरे दो बड़े भाई और एक बड़ी बहन है। संपर्क ईमेल पता pankajpersonal23@gmail.com। लेखक के विचार: मेहनत और कोशिश करते रहो। अंत में दो चीजें होंगी, सफल हो जाओगे या समाप्त हो जाओगे। परंतु मन में एक संतोष रहेगा कि मैंने कोशिश की थी। जिंदगी का आनंद लो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेंगी। मौत का मजा तभी है जब मौत अपने आप आए। पैसे तभी तक काम के हैं जब तक आप जीवित हो। अपनी जान बचाने या दूसरे की जान बचाने के लिए की गई हिंसा बुरा नहीं है। अधिकतर क्राइम्स देर रात को होते हैं। मृत्यु दंड देने का अधिकार सिर्फ भगवान प्रकृति को है। बोर्ड परीक्षा में फेल होने से आप जिंदगी में फेल नहीं होते। बुरे कार्य करने से आपके जीवन में अच्छे फूल नहीं खिलते। सहायता नहीं करने से सहायता मिलने की संभावना कम हो जाती है। सबसे बड़ा सपना जिंदगी का आनंद लेना वाला होना चाहिए, क्योंकि बाद में पछतावा न हो कि मैं जिंदगी का आनंद नहीं ले पाया। इफेक्ट ऑफ कैम्फोर, फरवरी 15, 2023। शंकर जी के पिता विजय जी सी एल में कार्यरत थे। शंकर जी जब 12 वर्ष के थे, विजय जी नशे में धुत होकर आते और शंकर जी के माताजी सुमु देवी को काफी मारते पीटते। यह देखकर शंकर जी उदास हो जाते थे। शंकर जी का एक दोस्त है जिसका नाम नारायण था। वे एक ही कक्षा में थे और एक साथ पढ़ाई करते थे। उन्होंने 10वीं पास की। उस समय गांव में गाड़ी की संभावना ना के बराबर थी। उन दोनों ने शहर के एक कॉलेज में नामांकन कराया। कॉलेज में कार्य पड़ने पर उन दोनों को 15 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचना पड़ता था। शंकर जी के 5 बहनें थीं, जो उनसे उम्र में बड़ी थी। उस समय गांव के आसपास कोई कॉलेज न था। गांव में बैलगाड़ी की सुविधा थी, परंतु उतने दूर न जाती थी। उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब वे दोनों पटना के एक विश्वविद्यालय में BA का नामांकन कराएं। शंकर जी के पिताजी कभी कभार ही काम पर जाया करते थे। बाकी दिन नशे में धुत रहते थे, इसलिए वे बहुत ही कम वेतन लेकर घर में आते थे। घर का गुजारा चलना मुश्किल होता था। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वे लगभग BA पार्ट 2 तक पढ़ाई कर चुके थे। शंकर जी अब नौकरी की तलाश में इधर उधर फिर रहे थे। एक दिन शंकर जी को पता चला कि कोई ब्रोकर कांस्टेबल भर्ती कर रहा है। शंकर जी ब्रोकर के पास पहुंचे। ब्रोकर ने कहा, भर्ती के लिए आपको 50,000 भरने पड़ेंगे। परंतु उनके पिता जानते थे कि यह ब्रोकर रुपए ठग लेगा, इसलिए विजय जी ने शंकर जी को रुपए न दिए। शंकर जी अब कोयले बेचने का कार्य करने लगे। कड़ी धूप में खादान से कोयला साइकिल पर लाद कर लाना और फिर उसे बेचना काफी मुश्किल का काम था। 21 वर्ष की उम्र में शंकर जी की शादी ललिता नामक एक लड़की से हुई। अब शंकर जी ने कोयले का काम छोड़कर मछली बेचने का कार्य करने लगे। एक दिन कुछ मछुआरों ने बाबूग्राम के तालाब से मछलियां चोरी कर ली। उस दिन कुछ लोग सड़क पर आते जाते मछली बेचने वाले को पकड़ने के लिए सड़क पर खड़े थे। उस समय शंकर जी उस रास्ते से जा रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका। लोग उन्हें गाली देने लगे, डांटने लगे। शंकर जी ने कुछ नहीं किया था, फिर भी वे सब सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने मछली बेचने का काम छोड़कर इकट्ठे किए हुए रुपयों से एक हार्डवेयर की दुकान खोली। वे कभी कभार मेलों में जाकर छोले भी बेचा करते थे। उनकी पत्नी ने पहले बच्चे को जन्म दिया, परंतु बीमारी के चलते वह बच्चा बच न सका और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी तरह दूसरा बच्चा भी बीमारी के चलते बच न सका। उसके बाद उनके घर एक बेटी हुई। उसके बाद और 3 बेटे हुए। एक दिन शंकर जी को पेचिस की बीमारी हो गई। उन्होंने कुछ बुजुर्गों से सुना था कि कपूर का सेवन करने से पेचिस रोग ठीक हो जाता है। शंकर जी ने अपना साइकिल लिया और कपूर खरीदने के लिए एक दुकान की ओर निकल पड़े। वे दुकान पर पहुंचे। उन्होंने एक कपूर खरीदा और घर की ओर चल पड़े। उन्होंने घर पहुंचकर कपूर का सेवन कर लिया। कुछ देर बाद वे कूदने लगे। सभी लोग और उनके घर वाले सब देख रहे थे। कपूर का प्रभाव इतना तेज था कि शंकर जी सह नहीं पा रहे थे। घर वाले चिंता में पड़ गए कि उन्हें क्या हुआ। कुछ देर बाद कपूर का प्रभाव कम हुआ। शंकर जी सामान्य अवस्था में आ गए। सभी लोग और घर वाले उनसे पूछने लगे, आपको क्या हुआ था? शंकर जी ने सारी बात बताई। तब सभी को पता चला कि यह कपूर का प्रभाव था। कई वर्ष बीत गए। उन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष से छोटे दुकान को एक अच्छे हार्डवेयर दुकान में बदल दिया, जहां पर 200 से अधिक उत्पाद और सामग्रियां उपलब्ध। उन्होंने एक अच्छा और बड़ा मकान बनाया, जो 25 वर्ष से अधिक समय हो जाने के उपरांत भी टिका हुआ है और मजबूती से खड़ा है, जहां पर अच्छी और ठंडी हवाएं आती है। रेफ्यूज, मार्च 2, 2023। एक लड़की जिसका नाम सलीमा थी, वह 9वीं कक्षा में ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वहीं पर एक लड़के से उसे लगाव हो चुका था। धीरे धीरे यह प्यार में बदल गया। कई दिनों बाद लड़के ने सलीमा के पास आकर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
सलीमा ने कहा, तुम्हें मेरे माता पिता से बात करनी होगी। लड़का बात करने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है, चलो हम भाग चलें। लड़की भागने से इनकार कर देती है और अपने घर की ओर चली जाती है। दूसरे दिन से उनमें कोई बातचीत और मिलना जुलना नहीं होता है। धीरे धीरे लड़के में गुस्सा बढ़ता चला गया। कुछ दिनों बाद लड़के में बदला लेने की इच्छा जागृत हो गई। दोपहर से पहले का समय था। सलीमा मेहमान घर से अपनी स्कूटी से घर आ रही थी। अब कुछ दूरी पर ही उसका घर था। वह इत्मीनान से अपनी स्कूटी से घर की ओर जा रही थी। उस दिन वह हेलमेट नहीं पहनी हुई थी। वह लड़का अपनी बाइक को तेज गति से चलाकर स्कूटी के पीछे टक्कर मार दी। सलीमा स्कूटी सहित कुछ दूरी पर जा गिरी। उस लड़की को काफी गंभीर चोटें आई। उसके शरीर से खून काफी मात्रा में बहने लगा। वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ समय बाद उसके माता पिता वहां आए। उन्होंने अपनी बेटी को उठाकर एक गाड़ी से अस्पताल ले जाने लगे। सलीमा के माथे पर भी गंभीर चोटें आ चुकी थीं। कुछ समय बाद सलीमा ने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माता पिता के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने छानबीन की और उस लड़के को पकड़ लिया गया। परंतु लड़के के पिता ने वकीलों और पुलिस अधिकारियों को खरीदकर अपने लड़के को निर्दोष साबित कर दिया। कुछ दिन बाद रिश्वतखोर वकीलों और अधिकारियों के बैंक अकाउंट में बड़े अमाउंट में धन ट्रांसफर होने के बाद इनकम टैक्स अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने लगी। कुछ सप्ताह बीत गया। रात का समय था। वह लड़का नशे में धूत होकर अपनी कार से जा रहा था। कार से उसका नियंत्रण खोने लगा। कार काफी तेज गति से जा रही थी। आगे ब्रिज था। वह कार ब्रिज के धारियों से टकराकर नीचे जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। लास्ट विश, मार्च 7, 2023। विजय जी। उनका जन्म भारत देश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे BCCL में कार्यरत थे। तनख्वाह तो अच्छी थी, पर लाते वह 1000 थे। काम पर कभी कभार ही जाया करते थे, बाकी दिन नशे में धूत रहते थे, इसलिए कम तनख्वाह लाते थे। उनकी शादी सुमु नामक लड़की से हुई थी। उनके 5 पुत्रियां और एक पुत्र थे। एक दिन विजय जी रोज की तरह काम पर गए, पर घर न आए। शाम हो चुकी थी। सुमु को घबराहट हो रही थी। एक व्यक्ति ने उनके घर में आकर कहा, विजय जी नशे में धूत होकर लाल बांध के किनारे पर पड़े हुए हैं। मेरे पिता वहां जाकर उन्हें ले आए। अगले दिन सुमु ने खूब समझाया कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, पर इसका विजय जी पर कुछ असर न हुआ। उन्हें पेड़ पौधे लगाने का शौक था। उन्होंने कई पेड़ लगाए थे। कुछ लोगों ने विजय जी से आकर कहा, हम लोगों के बकरे बकरियों को कुत्ते मार रहे हैं। विजय जी जोश में आकर कहा, मैं कुत्तों को मारूंगा। उन्होंने एक धनुष बनाया और कई सारी नुकीले तीरें बनाई। उन्होंने कुत्तों को मारना शुरू किया। उन्होंने 2-3 कुत्तों को मार गिराया। कुछ साल बीत गए। विजय जी अब बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे। शराब ने उनके शरीर को काफी कमजोर बना दिया था। अब वे काम पर नहीं जाया करते। उनके शरीर में अब वह शक्ति न रही। अब वे अधिकतर समय खटिया पर ही लेटे रहते। विजय जी अपने परिवार वालों से कहने लगे, मैं और अधिक दिन न बच पाऊंगा। अगले दिन उनके बेटियों को मायके से बुलाया गया। सभी परिवार वालों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उन्होंने अपने अपने पोतों को बुलाया। उनके हाथों में 2-2 रुपए दिए। गांव वाले भी उनके घर आए। विजय जी को आखिरी समय में कुत्तों को मारने का पछतावा हो रहा था। सभी उनके बगल में खड़े हुए थे। आखिरी समय में उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं दारू पीना चाहता हूं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए, पर उनकी बात को सब नजरअंदाज करके उनके मुंह में गटागट दूध पिलाने लगे। विजय जी के बड़ी पुत्री का एक बड़ा बेटा वहां पर खड़ा सब देख रहा था। उसका नाम पुना था। उसने पास के एक छोटे होटल से 2-3 पैकेट दारू खरीदा और घर ले आया। विजय जी ने जब दारू को देखा तो उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता उभर आई। पुना ने दारू के पैकेट को फाड़ा और उनके मुंह में डालने लगे। दारू पीने के कुछ समय बाद उनकी सांसें थम गई। वहां पर खामोशी छा गई। पूरा घर शोक में डूब गया। सभी फूट फूट कर रोने लगे। विजय जी मृत्यु को प्राप्त हो गए और वे यह दुनिया छोड़ चले। 2 ब्रोदर्स, मार्च 8, 2023। 2 भाई पेड़ के ऊपर रहते थे। उनका घर बार न था। एक की उम्र 10 वर्ष और दूसरे की उम्र 11 वर्ष के आसपास थी। उनके जन्म के कुछ सालों बाद ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पहले भाई का नाम मेगन और दूसरे भाई का नाम एगन था। उनके रिश्तेदार भी इन्हें छोड़कर चले गए थे। ये दोनों भाई पेड़ के फलों और पत्तियों को खाकर अपना गुजारा चलाते थे। उनके पास कुछ था तो अंतिम समय में उनके पिता द्वारा कहे गए कुछ शब्द। उनके पिता ने कहा था, जब तुम लोग इस दुनिया से जाना तो प्रसिद्ध होकर जाना। वे दोनों पेड़ पर ही बैठकर पेड़ के नीचे बैठे हुए लोगों की बातें सुनते। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन पेड़ के नीचे 2 लोग बैठे हुए थे। वे 2 लोग कुछ बातें कर रहे थे। पेड़ पर बैठे दोनों भाई उन लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वे 2 लोग कह रहे थे कि दुनिया में पेड़ है तो जीवन है। यह बात उन भाइयों के मन में बैठ गई। उन्हें दुनिया में कुछ करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य मिल गया।
वे जगह जगह पेड़ लगाने लगे। कई बार लोग उन्हें कहते, बेटा इस उम्र में पढ़ाई करो, यह क्यों कर रहे हो? परंतु वे पेड़ लगाने से पीछे नहीं हटे। अब उनका एक ही लक्ष्य बन गया था, विश्व भर में हरियाली फैलाना। एक दिन कुछ लोग पेड़ काट रहे थे। उन दो भाइयों ने यह खबर पुलिस को दे दी। पुलिस ने उन पेड़ काटने वाले लोगों को पकड़ लिया। कुछ साल बीत गए। अब वे दोनों बड़े हो गए। दो भाइयों ने अपने काम को कभी छोटा नहीं समझा। दोनों अपने कार्य को करते चले गए। कुछ किलोमीटर दूरी पर एक रेगिस्तान मौजूद था, जहां पर एक पेड़ भी मौजूद न था। उन दोनों ने रेगिस्तान को हरा भरा करने का फैसला किया। वे दोनों रेगिस्तान में पेड़ लगाने, पानी देने और उगाने में जुट गए। लोग उन दो भाइयों को पागल कहने लगे, परंतु वे भाई अपने काम में जुटे रहे। लगभग 10 साल बीत गए। अब रेगिस्तान हरा भरा हो चुका था। वहां पर कई सारे पेड़ थे, जहां पर गर्म हवाएं चलती थी। आज वहां पर ठंडी हवाएं चल रही थी। अब वह रेगिस्तान न होकर एक हरा भरा जंगल था। जो लोग उन्हें पागल कहते थे, आज वे लोग उनका नाम कर रहे थे। हर तरफ उनकी वाहवाही गूंज रही थी। सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए। विदेशों से भी उन दो भाइयों लिए कई निमंत्रण आने लगे। काफी सालों बाद उन दोनों भाइयों ने विदेशी रेगिस्तानों को भी हरा भरा कर दिया। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मिले। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पेड़ लगाने का रिकॉर्ड उन दो भाइयों के नाम दर्ज हो गया। वे दो भाई अपने कार्य के चलते विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। उन दोनों भाइयों की उम्र 100 वर्ष के लगभग हो गई। उन दोनों ने एक फॉर्म भरा, जिसमें उन दोनों भाइयों के मृत्यु के बाद उनके शरीर में मौजूद अंग दूसरे को दे दिए जाएं। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद उनकी सांसें थम गई और वे मृत्यु की गोद में सो गए। मृत्यु के बाद भी उन दो भाइयों के चेहरे पर एक प्रकार की मुस्कान थी। 2 स्टार साइड, मार्च 10, 2023। रात के समय एक बच्चे का जन्म हुआ। उस समय आसमान में हजारों तारे टिमटिमा रहे थे। हजारों तारों की रोशनी से पूरी दुनिया जगमगा रही थी। माता पिता ने अपने बच्चे का नाम तारू रखा। तारू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह रात को सोते समय अक्सर तारों को देखा करता। वह अपने पिता से कहता, पापा एक दिन मैं तारे के पास जाऊंगा। पिता कहते, हाँ बेटा। उसने 18 वर्ष की उम्र में 12वीं पास की। भूगोल के प्रति उसकी रुचि काफी अधिक थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। तारू ने 26 वर्ष की उम्र में भूगोल में PhD की। वह अब डॉक्टर तारू बन चुका था। उन्हें एक अंतरिक्ष संस्था में कार्य मिला। तारू अपने आपसी अंतरिक्ष कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक ऐसी रॉकेट का निर्माण करने लगे, जिससे तारे पर जाया जा सके। साल दर साल बीतते चले गए। वे सभी अपने कार्य पर लगे रहे। लगभग 10 सालों के बाद एक एडवांस रॉकेट का निर्माण किया गया। तारू ने कहा, मैं रॉकेट से तारे पर जाना चाहता हूं। परंतु सबने मना कर दिया और कहा, आपका वहां जाना या किसी मनुष्य के लिए वहां जाना जीवन के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि तारे अत्यधिक गर्म होते हैं। उनमें ना हवा है और ना ही पानी। सबने तय किया कि रॉकेट पर एक रोबोट को अंतरिक्ष सूट पहनाकर भेजा जाए। तारू ने उस रॉकेट को बनाने में काफी अधिक मेहनत की थी, इसलिए सबने मिलकर उस रॉकेट का नाम तारू 1 रखा। उस रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च की जाने वाली थी। दूसरे दिन सुबह का समय था। हर तरफ सूर्य की रोशनी फैली हुई थी। बहुत सारे लोग रॉकेट परीक्षण देखने आए। तारू अंतरिक्ष सूट पहनकर रोबोट की तरह स्थिर होकर रॉकेट में बैठ गया। सभी को लगा यह एक रोबोट है। रॉकेट को लॉन्च किया गया। रॉकेट ने उड़ान भरी। हर तरह धुआं जा गया। रॉकेट आसमान को चिरती हुई अंतरिक्ष की ओर चल पड़ी। कुछ दिनों बाद अंतरिक्ष संस्था में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को पता चला कि रोबोट की जगह तारू रॉकेट में बैठा था। यह खबर उनके माता पिता तक पहुंची। माता पिता खूब रोने लगे। उनके आंखों से आंसुओं की तेज धारा बह निकली। अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब रॉकेट काफी दूर निकल चुका था। रॉकेट तारे की ओर बढ़ती चली गई। दिन बीतते चले गए। लगभग 6 महीने बाद रॉकेट अब तारे के निकट पहुंच चुकी थी। गर्मी काफी तीव्र थी। रॉकेट में मौजूद राशन और पानी समाप्त हो चुका था। सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट तारे के चारों ओर घूमने लगी। सैटेलाइट में मौजूद कैमरे से सबने तारे के भूभाग को देखा, जो काफी गर्म थी और गर्म लावा ही लावा दिखाई दे रही थी। तारू तारे की ओर बढ़ने लगा। तारे की तेज रोशनी को वह सह नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर गर्मी के कारण पसीने से भीग रहा था। जैसे जैसे वह तारे की ओर बढ़ता गया, उसका शरीर गलने लगा। तारू का तारे पर जाने का सपना पूरा होने वाला था। इतने दर्द और जलन के बावजूद भी तारू के चेहरे पर एक अजीब संतोष और एक अजीब मुस्कान थी। कुछ समय बाद तारू तारे में समा गया। पूरी दुनिया के लोगों की आंखें नम हो गई और वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस दुनिया से चला गया। टेलू, मार्च 13, 2023। एक 18 वर्ष का युवक जिसका नाम टेलू था। वह सिर्फ खाना खाता और बिस्तर पर लेट जाता। वह घर या बाहर का कोई काम ना करता था, बस आराम करता था। उसकी माता घर का कार्य करती थी। पिता सरकारी दफ्तर में कार्यरत थे। उसके माता पिता टेलू को कई बार डांटते कि कोई काम कर ले, नहीं तो जिंदगी का गुजारा कैसे चलेगा। परंतु टेलू उनकी बातों पर ध्यान न देता।
धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन टेलू के पिता बीमार पड़ गए। माता और पिता हमेशा अपने बेटे के बारे में सोच सोचकर परेशान और उदास रहते। उदास रहने के कारण पिता का स्वास्थ्य धीरे धीरे और बिगड़ता चला जा रहा था। उसके पिता अब दफ्तर न जाते थे। अब वे बीमारी के कारण खटिया पर ही लेटे रहते थे। अब जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। उसके पिता के इलाज पर काफी रुपया खर्च हो चुका था, परंतु उदासी और चिंता के कारण उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब उनके पास मात्र कुछ ही रुपए बचे हुए थे। सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। जब टेलू की माता अपने पति को देखने आई तो उसके पति की सांसें थम चुकी थी। टेलू की माता फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद गांव के लोग वहां पर जमा हो गए। टेलू वहीं पर उदास खड़ा अपने पिता की ओर देख रहा था। कुछ समय बाद उसके पिता के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन बाद टेलू के माता ने घर को मलन नामक सेठ के पास गिरवी रख दिया और कुछ रुपए प्राप्त हुए। उन रूपों से प्रतिभोज का शुभारंभ किया गया। कई प्रकार के पकवान और खाने की वस्तुएं बनाई गई। बहुत सारे लोग खाना खाकर चले गए। दूसरे दिन टेलू उसी तरह खटिया पर लेटा हुआ था। उसकी माता पति के गम में डूबी रहती, जिससे उसका शरीर कमजोर होने लगा था। अब वह समय पर खाना भी न खाती। कुछ दिनों बाद मां की भी मृत्यु हो गई। मां के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। टेलू ने किसी भी प्रकार का प्रतिभोज का आयोजन न किया। कुछ दिनों बाद मलन सेठ ने उस घर को ले लिया। अब टेलू के पास न माँ बाप थे और न घर बार। उसके पास एक चीज थी, वह थी आलसीपन। टेलू अब वन की ओर जाने लगा। गांव के सभी लोग उसे आलसी कहकर पुकार रहे थे। कार्य न करने की वजह से टेलू का पेट मोटापे के कारण फूल चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आलसीपन के कारण टेलू में कार्य करने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। टेलू अब मोटापे का शिकार हो चुका था। अब टेलू को पछतावा हो रहा था, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके आंखों से आंसू टपकने लगे और धरती को छूने लगे। द ओल्ड वुमेन, मार्च 14, 2023। एक आदमी जिसका नाम लामीत था। एक दिन वह कार्य करके शाम के समय अपने घर लौटा। लामीत की एक तलीशा नामक एक पत्नी था। उनकी शादी कुछ सालों पहले हुई थी, परंतु उनकी कोई औलाद ना थी। लामीत के घर आते ही किसी बात पर लामीत और उनकी पत्नी के बीच बहस शुरू हो गई। यह बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। लामीत घर से निकलकर वन की ओर चल पड़ा। तलीशा द्वार पर खड़े होकर पति को एकटक से देखती रही। उस समय रात हो चुकी थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। चांदनी रोशनी में रास्ता कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। लामीत वन की ओर चलता जा रहा था। उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। वह वहीं पर रुक गया। वह इधर उधर देखने लगा। उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। जमीन पर बैठी हुई थी, रो रही थी। जमीन पर एक लालटेन रखी हुई थी। लामीत उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा और बोला, दादी तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मैं एक झोपड़ी में रहती हूं, जो वहां पर उस छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है। रोज रात को वहां पर डाकू आ जाते। रोज रात में अपने घर से शाम के समय निकल जाती और यहाँ पहुंचकर रोती रहती। डाकू सब घर में बना खाना भी खा जाते। मैं कुछ नहीं कर सकती। उनके पास बहुत सारे बंदूकें और बम मौजूद है। लामित अपने मन में कुछ देर सोचा और बोला, दादी मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वे डाकू दोबारा तुम्हारे घर ना आएंगे। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक प्रसन्नता उभर आई। लामीत और वह बूढ़ी औरत सुबह के समय अपने झोपड़ी में आए। बूढ़ी औरत ने कई प्रकार के पकवान बनाकर लामीत को खिलाया। लामीत डाकुओं को भगाने की योजना के कार्य में जुट गया। शाम होने वाली थी। बूढ़ी औरत लामीत को अलविदा कहकर एक लालटेन लेकर वन की ओर चल पड़ी। लामीत एक ऊंचे घने पेड़ के ऊपर चढ़ गया। कुछ देर बाद सूरज ढल गया। रात हो गई। वहां पर डाकू आ गए। योजना के मुताबिक लामीत ने कुछ चीजों से एक बहुत बड़ी डरावनी परछाई का निर्माण किया। लामीत जोर जोर से डरावनी आवाज निकालने लगा। डर के मारे डाकुओं के हृदय जोर जोर से धड़कने लगे। उनके माथे से पसीना उभरने लगा। देरी न करते हुए डाकू वहां से भाग निकले। लामीत की योजना सफल हुई। कुछ समय बाद सुबह हुई। बूढ़ी औरत वहां पर आई। उन्होंने देखा लामीत झोपड़ी के भीतर खटिया पर लेटा हुआ था। यह देखकर बूढ़ी औरत को प्रसन्नता हुई। बूढ़ी औरत ने लामीत को जगाया। लामीत उठा। लामीत ने मुंह धोया और बूढ़ी औरत को रात की घटना को विस्तार से बताया। बूढ़ी औरत ने खुश होकर उसे कुछ सोने के गहने दिए। बूढ़ी औरत वह सोने के गहने डाकुओं से बचाकर झोपड़ी के जमीन के नीचे दबाकर रखे थे। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने भोजन बनाया। आज भी भोजन काफी स्वादिष्ट बना था। लामीत ने पेट भरकर भोजन किया। लामीत ने बूढ़ी औरत को अलविदा कहा और मन में खुश होता हुआ अपने घर 2023। एक लड़का जिसका नाम सम्मोहन था। उसके पिता कबाड़ का काम किया करते थे। उनकी माता घर का कार्य करती थी। बचपन से सम्मोहन को किताबों में काफी रुचि थी। वह अपना अधिकतर समय किताबों को पढ़ने में बीताता। उसे रोबोटिक किताबें पढ़ना काफी पसंद था। उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष के आसपास थी। वे तीनों एक पुरानी झोपड़ी में रहा करते थे।
उनके झोपड़ी के 900 मीटर की दूरी पर एक घना जंगल था। सम्मोहन ने 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। एक दिन सम्मोहन किताबें पढ़ रहा था। उसमें मन में एक ख्याल आया कि क्यों न एक रोबोट बनाया जाए। सम्मोहन रोबोट बनाने के कार्य में जुट गया। घर में पड़े कबाड़ से भी उसे कई प्रकार के जरूरतमंद वस्तुएं मिली। वह रोबोट बनाने के कार्य में जुटा रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 7 वर्ष बीत गए। रोबोट बनकर तैयार हो गया। रोबोट अच्छे से कार्य कर रहा था। रात का समय हो रहा था। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। सम्मोहन जहां पर कार्य कर रहा था वह बोरियों से ढकी हुई थी। सम्मोहन ने बोरियों की मदद से एक कार्य करने की जगह तैयार कर ली थी। उस रात सम्मोहन काफी थकावट महसूस कर रहा था, इसलिए वह वहीं पर सो गया। रोबोट में कुछ शॉर्ट सर्किट होने लगा, परंतु सम्मोहन थकान के कारण गहरी नींद में चला गया था। वह रोबोट पर ध्यान ना दे सका। शॉर्ट सर्किट की वजह से रोबोट ने अपना आपा खो दिया। रोबोट सम्मोहन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। रोबोट अपने हाथों से सम्मोहन का गला दबाने लगा। कुछ देर बाद दम घुटने की वजह से सम्मोहन की सांसें थम गई। रोबोट वहां से निकलकर धीमी गति से चलते चलते घने जंगल की ओर चला गया। कुछ घंटों बाद सुबह हुई। माता पिता झोपड़ी से निकलकर कार्य करने वाली जगह पर गए तो सम्मोहन वहीं पर बेजान पड़ा हुआ था। माता पिता सम्मोहन को देखकर खूब रोने लगे। उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कुछ देर बाद 10 लोगों की टोली सम्मोहन को उठाकर जंगल में दफनाने के लिए ले जाने लगे। दोपहर का समय हो रहा था। कुछ देर बाद वे जंगल पहुंचे। जमीन पर कई जंतुओं की लाशें पड़ी हुई दिखाई दी। देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कुछ देर पहले ही इन्हें मारा गया हो। यह देखकर सभी लोग थर थर कांपने लगे। अब लोग वहां से भाग पाते हैं कि तब तक एक रोबोट आकर धीरे धीरे एक एक करके लोगों को मारने लगा। कुछ लोग वहां से भाग निकले। कुछ लोगों की लाशें वहीं पर मृत पड़ी रही। अब रोबोट की बैटरी भी समाप्त हो गई। रोबोट भी वहीं पर बेजान सा गिर गया। भागे हुए लोगों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई कि रोबोट ने कई लोगों को मार दिया। कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने देखा, जमीन पर लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने गांव वालों की लाशों को गाड़ी में डाला और जंतुओं की लाशों को मिट्टी में दफना दिया। पुलिस अधिकारियों को कुछ दूरी पर रोबोट दिखाई पड़ा। वे समझ गए कि रोबोट का ही यह सब काम है। अधिकारियों ने रोबोट को भी एक अन्य गाड़ी में डाल दिया। कुछ समय बाद अधिकारी गांव पहुंचे। अधिकारियों ने लाशों को गांव में मौजूद लोगों को दे दिया। गांव के कई परिवारों में मातम सा छा गया। परिवार वाले शोक में डूब गए। पुलिस अधिकारियों ने रोबोट में मौजूद जरूरी वस्तुओं को ले लिया और उसे हथौड़े से तोड़-फोड़ कर कबाड़ में फेंक दिया। रोबोट टूटा फूटा वहीं पर पड़ा रहा। ओल्ड फोर्ट, मार्च 17, 2023। एक किला जो सैकड़ों साल पुराना था, इसलिए लोगों ने उस किले का नाम पुराना किला रख दिया था। कई दिनों से उस किले के बारे में कुछ डरावनी बातें फैलने लगी थी। रात के समय उस किले में जाने पर वापस न लौटना, रात को गए मनुष्य का मृत शरीर सुबह को मिलना। सलीम नामक एक व्यक्ति जो अमेरिका से कार्य करके कुछ दिन पहले ही अपने वतन लौटा, उसने भी यह सारी बातें सुनी। उसे इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। सलीम ने सच का पता लगाने के लिए उस पुराने किले में जाने का फैसला किया। अभी सुबह का समय हो रहा था। सलीम ने खाना खाया और आधे घंटे बाद सो गया। सलीम रात होने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद रात हो गई। सलीम नींद से उठा और एक पुरानी टॉर्च लेकर पैदल पुराने किले की ओर जाने लगा। उसके घर से किले की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास थी। रात के समय हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वह आगे बढ़ता चला जा रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। चलते चलते सलीम के हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिर पड़ा। पत्थर से टकराकर टॉर्च खराब हो गया। सलीम अंधेरे में ही जाने लगा। वह किले के पास पहुंच गया। उसे किले के ऊपर वाले भाग पर एक मशाल जलती हुई दिखाई दी। मशाल के सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके हाथों में धारदार कुल्हाड़ियां, तलवार आदि मौजूद थे। सलीम समझ गया कि वे सब डाकू है। उसे सच का पता चल चुका था। सलीम छिपते हुए बिना आवाज किए हुए अपने घर की ओर जाने लगा। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कोई डाकू कहीं पीछे से ना आ जाए। वह पसीने से तरबतर हो रहा था। कुछ देर बाद वह अपने घर के पास आ पहुंचा। उसके जान में जान आई। उसने भगवान को धन्यवाद कहा और अपने बिस्तर में लेट गया। टॉर्च का खराब होना उसके लिए अच्छा साबित हुआ। 1 वर्ष बाद, जब सलीम अपना अखबार पढ़ रहा था, उसमें छपा था कि पुराने किले में कुछ डाकू लोग नशे की हालत में किले से गिरकर मारे गए। जूनियर रना, मार्च 18, 2023। जब रिदम की मां उसे लेकर बाजार जा रही थी, दंगे में शामिल लोगों द्वारा गोली चलाने की वजह से उसकी मां की मौत हो जाती है। रिदम वहीं सड़क पर बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी वहां आकर उसकी मां की लाश को लेकर जाते हैं और रिदम को उसके पिता के हवाले कर देते हैं। उस समय रिदम की उम्र लगभग 12 वर्ष के आसपास थी। कुछ दिनों बाद रिदम को उसके पिता अनाथ आश्रम में भर्ती करा देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। रिदम उदास हो जाती है।
10 वर्ष बाद रिदम, जो एक जूनियर धाविका थी, पिछले कुछ प्रतियोगिताओं में रिदम का प्रदर्शन काफी खराब हो रहा था। इसलिए वह कुछ दिनों से और अधिक उदास रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद जिले में एक जूनियर दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी। रिदम उस प्रतियोगिता के लिए दिन रात मेहनत करती रहती। अब वह अच्छे से खाना भी नहीं खाती, जिसके कारण उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। कुछ दिनों बाद दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई। अब सभी धाविका दौड़ने वाले थे कि रिदम चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। रिदम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन बाद रिदम स्वस्थ हो गई। अब वह मेहनत भी करती और समय समय पर अच्छे से खाना भी खाती। 1 वर्ष बाद फिर से जिले में दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस बार रिदम डिस्ट्रिक्ट लेवल दौड़ प्रतियोगिता में सेकंड आई। दूसरी बार उसने स्टेट लेवल दौड़ प्रतियोगिता में थर्ड पोजीशन प्राप्त की। कुछ वर्षों बाद उसने राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और फिर से थर्ड आई। एक तरफ थर्ड आने की खुशी थी तो दूसरी तरफ प्रथम न आने का गम। वह अब कोच द्वारा दिए जाने वाले ट्रेनिंग को करती थी। उसके साथ ही अन्य अभ्यास भी करती, जैसे छोटे मोटे पर्वतों में चढ़ना उतरना, सुबह के समय कुछ किलोमीटर दौड़ना आदि। वर्ल्ड ओलंपिक के लिए रिदम सहित 5 खिलाड़ी चयनित हुए। रिदम दौड़ में सबको पीछे छोड़ रही थी और काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। वह वक्त आया जब रिदम ओलंपिक में गोल्ड जीती और प्रथम श्रेणी में आई। वह अपने देश के झंडे को लहराते हुए दौड़े जा रही थी। आज उसके पिता भी स्टेडियम पर मौजूद थे और तालियां मार रहे थे। मैड डॉग। मार्च 19, 2023। सुनीत नामक एक व्यक्ति की पत्नी जो बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसका एक 7 साल का लड़का था। कुछ दिनों बाद सुनीत ने दूसरी शादी कर ली। उस लड़के को अब एक सौतेली मां मिल चुकी थी। कुछ साल तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, परंतु जब सौतेली मां का बच्चा हुआ तो उस 7 साल के लड़के के प्रति प्यार धीरे धीरे समाप्त हो गया। घर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक कुत्ता बैठा रहता था। वह लड़का और उसके साथ खेलता। सुनीत नाश्ता करके सुबह को अपने काम पर चला जाता। सौतेली मां और उस लड़के के बीच रोजाना नोक-झोंक, डांट फटकार होती रहती थी। एक दिन सौतेली मां इन सब से तंग आकर उस लड़के को रस्सी से बांधकर अपने घर के पीछे ले गई। वहां पर एक पुराना कब्र पड़ा हुआ था। उसने उस लड़के को कब्र में बंद करके वहां पर मौजूद गड्ढे में डालकर उसे दफना दिया। वही कुछ दूरी पर कुत्ता यह सब देख रहा था। कुत्ता देरी न करते हुए दौड़कर सुनीत के पास पहुंचा। सुनीत उस कुत्ते को पहचानता था। कुत्ते के आंखों में ढेर सारे आंसू झलक आए थे। सुनीत कुत्ते के साथ जाने लगा। कुछ देर बाद सुनीत घर के पीछे वाले जगह पर पहुंचे। कुत्ते ने इशारे से बताया, यहाँ पर खोदने के लिए। सुनीत खोदने लगा। कुछ समय बाद उसे कब्र दिखी। उसने कब्र को खोला तो उसके होश उड़ गए। सुनीत अपने लड़के को कब्र से निकालकर अस्पताल ले गया। लड़के की सांसें अभी भी चल रही थी। कुछ दिन बाद वह लड़का स्वस्थ हो गया। पुलिस अधिकारियों ने उस सौतेली मां को पकड़ लिया। इस अपराध के लिए न्यायालय ने उस महिला को 10 साल की सजा सुनाई। ए माउंटेन। मार्च 20, 2023। एक सुंदर पहाड़ जो एक घने जंगल में था। उस पहाड़ पर चढ़ने लिए हर साल कई पर्यटक आते, परंतु जो भी पर्यटक पहाड़ के ऊपरी भाग में पहुंचता वह वापस न आता। दिनों दिन चढ़ने वाले पर्यटक लापता हो रहे थे। एक डिटेक्टिव जिसका नाम सेनन था, उसने फैसला किया कि मैं पता लगाऊंगा कि इतने सारे पर्यटक लापता क्यों हो रहे हैं। उस पहाड़ का राज क्या है। सुबह हुई। काले बादल आसमान में घिरे हुए थे। सेनन हाथ मुंह धोकर और खाना खाकर अकेले किराए की गाड़ी में पहाड़ की ओर चल पड़ा। कुछ घंटे बाद वह उस सड़क के पास पहुंचा जो जंगल के भीतर था। सेनन जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए पहाड़ की ओर जाने लगा। कुछ समय बाद वह उस पहाड़ के पास पहुंचा। वह पहाड़ पर चढ़ने लगा। वह पहाड़ के काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। उसने पहाड़ ऊपर देखा। पहाड़ के ऊपरी वाले भाग पर मुस्कुराते हुए बहुत सारे लोग दिखाई दिए, जो सेनन को घूर घूर कर देख रहे थे। सेनन पहाड़ के ऊपरी भाग में ना चढ़ते हुए जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा। कुछ समय बाद वह नीचे पहुंच गया। सेनन ने जब उन लोगों को देखा था तो वे अपना एक एक हाथ पीछे किए हुए थे, यानी उन सभी के पीछे किए हुए हाथों में हथियार थे। उनके दाढ़ी मूंछ और नाखून काफी बड़े थे, इसलिए वे पर्यटक नहीं थे। वे नरभक्षी थे जो पहाड़ पर आने वाले पर्यटकों का कत्ल कर रहे थे। सेनन ने एक पत्थर से पहाड़ के नीचे वाले भाग पर बड़े बड़े अक्षरों से नरभक्षी लिख दिया और वह भगवान को धन्यवाद कहता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ वर्षों बाद वर्षा के मौसम में भयंकर बिजलाहट हो रही थी। उस पहाड़ पर एक के बाद एक कई बार बिजली गिरी। इस बिजलाहट में पहाड़ पर रहने वाले नरभक्षी लोग मारे गए। द ओल्ड केव। मार्च 21, 2023। दो दोस्त जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास थी। एक का नाम सेगन और दूसरे का नाम बेमन था। एक दिन वे अपनी जीप से अनजान वन में घूमने आए। वे वन में पैदल चल रहे थे। वन में धीमी गति से हवाएं चल रही थी। उस दिन आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। उन्हें 2 गुफाएं दिखी जो काफी पुरानी दिखाई दे रही थी। दोनों गुफाओं के बाहर 2 बोर्ड लगी हुई थी। एक पर लिखा था धन और दूसरे पर लिखा हुआ था ज्ञान।
धन की लालच में बेमन पहले वाले गुफा की ओर गया और सेगन ज्ञान के लिए दूसरे गुफा की ओर गया। कुछ समय बाद वे गुफा के भीतर पहुंच गए। उन दोनों को वही सब मिला जो बोर्डों पर लिखा हुआ था, परंतु बेमन को धन और उसके साथ धन की रक्षा करने वाले रक्षक भी मिल गए। जंगली लोग गुफा में मौजूद धन की रक्षा करते थे। दूसरी तरफ सेगन को दूसरे गुफा में बहुत सारे पुस्तकें मिली। उन पुस्तकों में से सेगन को एक ऐसी किताब मिली जिसमें दूसरे गुफा के बारे में लिखा हुआ था। वह उस पुस्तक को पढ़ने लगा। कुछ देर पढ़ने के बाद उसे पता चला कि धन की रक्षा करने वाले लोग धन को लेने आने वाले लोगों को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। जंगली रक्षक बेमन को पहाड़ की ओर ले जाने लगे। सेगन देरी ना करते हुए बहुत सारे पत्तों, भूसों, पुआलों आदि को पहाड़ के सबसे नीचे वाले सतह पर डालने लगा। कुछ समय बाद सूरज ढलने लगा और शाम हो गई। पहाड़ के निचली सतह पर काफी मात्रा में पत्ते, भूसे, पुआल आदि जमा हो गए थे। जंगली रक्षक पहाड़ के ऊपरी सतह पर पहुंचे। रक्षकों ने बेमन को नीचे फेंक दिया। सेगन नीचे पेड़ के पीछे छुपकर यह सब दृश्य देख रहा था। बेमन पहाड़ से नीचे धड़ाम से गिरा। सेगन देरी न करते हुए उसके पास पहुंचा। बेमन के हाथ पांव टूट चुके थे। वह दर्द से करहाने लगा। जंगली रक्षक बेमन को जीवित देखकर जल्दी जल्दी पहाड़ से नीचे उतरने लगे। सेगन ने बेमन को जैसे तैसे वहां से उठाकर अपनी जीप में बैठाया। सेगन जीप को तेज गति से चलाकर सीधे अस्पताल ले गया और बेमन की जान बच गई। कुछ दिनों बाद पुलिस अधिकारियों ने उस गुफा में रहने वाले लोगों को पकड़ लिया और सोने को जब्त कर लिया गया। मेटन, मार्च 22, 2023। मेटन नामक एक अधिकारी जो अपने परिवार के साथ वन के निकट एक गांव में रहते थे। मेटन की एक पत्नी और 4 साल की एक बच्ची है। एक दिन मेटन अपने जीप पर सवार होकर वन की देखभाल कर रहा था। मेटन ने देखा कुछ तस्करी करने वाले लोग एक मगरमच्छ के बच्चे को ले जा रहे हैं। मेटन ने अपनी बंदूक को उन लोगों के ऊपर तानकर कहा, अपने हाथ ऊपर करो। उन तस्करों ने हाथ ऊपर कर दिया। उन तस्करों को जेल भेज दिया गया। न्यायालय ने उन तस्करों को 10 साल की सजा सुनाई। उन तस्करों ने अनेक जानवरों को मारकर उनके शरीर के अंगों को बेच दिए थे। मेटन उस मगरमच्छ के बच्चे को अपने घर ले गया और उस बच्चे को अपने बच्चे तरह पालने लगा। कुछ सालों बाद मेटन की पत्नी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वे तस्करी करने वाले लोग 10 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद जेल से छूट गए। लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद उन्होंने उस अधिकारी से बदला लेने का फैसला किया। उन तस्करी करने लोगों ने अधिकारी के बच्चों को मारने का फैसला किया। दूसरे दिन शाम के समय जब अधिकारी घर लौटा, तब उसने देखा घर के फर्श पर कई खून के कतरे गिरे हुए थे। वहीं पर मगरमच्छ था। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और पेट फूला हुआ था। अधिकारी ने सोचा, मगरमच्छ ने उनके साथ विश्वासघात किया। उसने मेरे बच्चों को खा लिया। अधिकारी ने क्रोध में आकर एक कुल्हाड़ी से मगरमच्छ पर वार करता गया। मगरमच्छ के आंखों से आंसू निकलने लगा। दूसरे कमरे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। अधिकारी दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा तो देखा कि दोनों बच्चे और उनकी पत्नी सही सलामत थे। वहीं उस कमरे के जमीन पर तस्करी करने वाले लोग घायल होकर पड़े हुए थे। वहीं पर 2-3 धारदार हथियार भी पड़े हुए थे। उनकी पत्नी ने कहा, ये तस्करी करने वाले लोग हमें मारने आए थे। परंतु मगरमच्छ ने उन तस्करों को मारकर घायल कर दिया और घर के फर्श पर जाकर वह आपका इंतजार करने लगा। मेटन ने कहा, उसका पेट क्यों फूला हुआ था? पत्नी ने कहा, सुबह के समय मगरमच्छ ने बहुत सारे फलों को निगल लिया था, इसलिए उसका पेट फूल चुका था। पछतावे ने अधिकारी के मन को घर कर लिया। वह वहीं हताश होकर बैठ गया। उसके आंखों से आंसू झलक आए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह वहीं पर रोता, बिलखता और पक्षताता रहा। परंतु अब बहुत देर ही चुकी थी। मगरमच्छ मृत्यु की मार्च 23, 2023। एक जंगल जहां पर बहुत जीव जंतु रह रहे थे। सभी जंतु खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहे थे। हर तरफ हरियाली छाई हुई थी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। उसी समय धाए धाए की आवाजें आई। 2-3 जानवर नीचे गिर पड़े। उन्हें गोली लग चुकी थी। शिकारी धड़ाधड़ गोली चलाने लगे। जानवर दौड़ने भागने लगे। गोली लगने से जमीन पर एकाएक जानवर गिरने लगे। जानवर दर्द से करहा रहे थे। कुछ देर बाद उनकी गोलियां समाप्त हो गई। उनके जीप में एक महिला बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। महिला जंगल में उन लोगों के साथ सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने आई थी, परंतु जंगल में ऐसा होगा उसे पता न था। गोलियां चलनी बंद होते ही जानवर आग बबूला हो गए। जानवर शिकारियों की तरफ हमला करने के लिए दौड़ने लगे। हड़बड़ाकर शिकारी अपने अपने जीपों में चढ़ने लगे। हड़बड़ाहट में महिला के हाथों से बच्चा छूट गया और वह सूखे पत्तों के ढेर के ऊपर गिर गया। तब तक जीप स्टार्ट हो हुई। महिला जीप से नीचे कूदने की कोशिश करने लगी, परंतु शिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। जानवर जीप के बहुत करीब आ चुके थे। जीप चल पड़ी। बच्चे की मां फूट फूट कर रो रही थी। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। जीप जंगल से होते हुए शहर की ओर जाने लगी।
उसी समय तालाब से एक दरियाई घोड़ा बाहर निकल रहा था। बच्चे को मारने के लिए भेड़िया उसकी ओर बढ़ा। दरियाई घोड़े ने यह देखा। दरियाई घोड़े ने वहां आकर उस बच्चे को बचा लिया। दरियाई घोड़ा और भेड़िया आपस में भिड़ गए। दरियाई घोड़े को कुछ चोटें आई, परंतु दरियाई घोड़े ने भेड़िया को पछाड़ दिया। दरियाई घोड़ा अन्य जानवरों से उस बच्चे की रक्षा करने लगा। उधर वे शिकारी डर के मारे तेज गति से शहर की ओर बढ़ रहे थे। महिला रोए जा रही थी। महिला ने किसी तरह उनसे अपना हाथ छुड़ाकर जीप से कूद गई, जिसके कारण महिला के शरीर में कई खरोंचे आए और सिर पर गंभीर चोट लगी, जिसके कारण वह वहीं पर बेहोश हो गई। सड़क के दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी। जीप चालक को कुछ छींके आए, जिसके कारण चालक द्वारा जीप का बैलेंस बिगड़ गया और जीप खाई में जा गिरी। महिला सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ घंटे बाद उस सड़क पर एक वन अधिकारी अपनी जीप से जा रहा था। उसने महिला को देखा। अधिकारी ने महिला को उठाकर अपनी जीप में बैठाया और उसे अस्पताल ले गए। दरियाई घोड़ा उसी जगह पर 2 दिनों तक उसकी माता का इंतजार करने लगा, परंतु वह न आई। इधर 2 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद दरियाई घोड़ा बच्चे को लेकर थोड़ी दूरी पर एक गुफा में ले गया। दरियाई घोड़ा फलों को कुचल कर निकले हुए रस को बच्चे को पिलाता। शाम हो गई। उधर कुछ दिनों बाद महिला को होश आया। महिला को अपने बच्चे की याद आई। वह फिर से रोने लगी। सूरज पूर्ण ढल गया। रात हो गई। महिला सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह हुई। महिला एक किराए की गाड़ी में बैठकर अकेले जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के पास स्थित सड़क पर वह उतर गई। वह जंगल के भीतर जाने लगी। सूरज की रोशनी से सारा जगह चमक रहा था। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। वह पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढने लगी, परंतु बच्चा न मिला। वह हताश उदास होकर नीचे बैठ गई, मानो बच्चे को पाने की आश अब समाप्त हो रही थी। कड़ी धूप चारों ओर फैली हुई थी। एक हिरन उस महिला को पहचान गया। हिरन महिला की पल्लू को मुंह से पकड़कर पल्लू खींचते हुए महिला को गुफा की ओर ले जाने लगा। कुछ समय बाद महिला उस गुफा के पास पहुंची। बच्चा गुफा के बाहर घास के ऊपर खेल रहा था। दरियाई घोड़ा बच्चे को खेलता हुआ देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। महिला दौड़कर आई, अपने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसुओं की धारा बह निकली। द साइक्लोन। मार्च 25, 2023। एक व्यक्ति जिनका नाम सदन था। उसका जन्म समंदर के किनारे स्थित एक गांव में हुआ था। वह गरीब था। वह नाव पर यात्रियों को बिठाकर समंदर की सैर कराता था। उसकी रोजी रोटी उसके कार्य पर निर्भर थी। वह एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। उसके पास एक पुरानी रेडियो मौजूद थी, जिस पर वह गाने और समाचार सुनता था। जिंदगी अच्छी चल रही थी। शाम के समय वह घर लौटा। रात के समय वह अपनी खटिया पर लेटा हुआ था। रेडियो पर समाचार आ रहा था कि 30 दिनों तक मौसम में बदलाव आ सकता है और समंदर में तूफान और चक्रवात आने की संभावना है। इसलिए आप 30 दिनों तक समंदर के आसपास न जाएं। घर में रहे, सुरक्षित रहें। वह यह सुनकर उदास हो गया। थकान के कारण वह लेटे लेटे सो गया। सुबह हुई। वह अपनी नाव लेकर समंदर की ओर चला। कुछ समय बाद वह समंदर के किनारे पहुंच गया। समंदर के आसपास कोई न था। धीमी धीमी हवाएं चल रही थी। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। सदन समंदर के किनारे उदास बैठा हुआ था। कुछ घंटों बाद शाम हो गई। सूरज अब ढलने वाला था। सदन अपनी नाव को घसीटता हुआ अपने झोपड़ी की ओर चल पड़ा। ऐसे ही समय बीतता गया। 2 सप्ताह बीत गए। सदन के पास मौजूद रुपए और राशन समाप्त हो चुके थे। वह अब भूखे पेट रहने लगा। 2 दिन बीत गए। वह अब काफी कमजोर हो चुका था। 16 दिन बीत चुके थे। सुबह का समय था। सदन भूखे पेट अपनी नाव को घसीटता हुआ समंदर की ओर चला गया। आज भी वहां पर कोई न था। वह अपनी नाव को पानी में उतारकर उसमें चढ़कर लेट गया। वह कुछ देर तक आसमान की ओर एकटक से देखता रहा। आसमान का में काले बादल छाए थे। तेज हवाएं चल रही थी। धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आने लगा। लहरें ऊंची उठने लगी। समंदर में चक्रवात की उत्पत्ति हुई। बादल गरजने लगे। बारिश होने लगी। चक्रवात को देखकर सदन भय से कांपने लगा। उसे लगा उसका अंत नजदीक है। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लहरें सदन की नाव को एक द्वीप पर ले गई। सदन का नाव पूरी तरह टूट फूट चुका था। सदन द्वीप के समंदर तट के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। चक्रवात शांत हो चुका था। समंदर की लहरें सामान्य हो चुकी थी। द्वीप के कुछ स्थानीय आदिवासियों ने सदन को उठाकर अपने झोपड़ी में ले गए। सदन को जगाया गया। आदिवासियों ने उसे कुछ फल खाने को दिए। सदन ने सारी बात आदिवासियों को बताई। कुछ दिनों तक सदन उनके साथ रहा। अब सदन के मन में अपने घर जाने की इच्छा हुई, परंतु उसका नाव बेकार हो चुका था। यह सदन जानता था। वह समंदर के किनारे पर गया, जहां पर उसकी नाव पड़ी हुई थी। वह नाव को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। नाव की पूरी तरह मरम्मत हो चुकी थी। उसका मन प्रसन्नचित हो उठा। पता चला कि आदिवासियों ने उसकी नाव की मरम्मत की है। सदन आदिवासियों को धन्यवाद और अलविदा कहकर अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह समंदर तट के पास पहुंचा।
तट पर बहुत सारे यात्री मौजूद थे। 30 दिन बीत चुके थे। यात्रियों को देखकर वह फूला न समाया। उसने मन ही मन आदिवासियों और भगवान को धन्यवाद कहा और अपने काम में जुट गया। लघु। मार्च 26, 2023। लघु नाम का एक लड़का। वह लगभग 13 साल का था। वह एक गरीब परिवार से था। लघु अपने माता पिता का एकमात्र बच्चा था। एक दिन छोटा अपने दोस्त के घर पर टीवी देख रहा था। अपने दोस्त के घर को अपने घर से कुछ दूरी पर बैठे देखकर वे दोनों टीवी पर देख रहे हैं। शक्तिमान नामक एक धारावाहिक टीवी पर चल रहा था। दोनों खुश दिख रहे थे। सीरियल लगभग 1 घंटे के बाद समाप्त हो गया। अपने दोस्त को अलविदा कहकर लघु अपने घर की ओर चला गया। वह टहल रहा था। एक छोटा पर्वत लघु के घर से कुछ दूरी पर मौजूद था। वह अपने दिमाग में सोचने लगा, क्या मैं शक्तिशाली हो सकता हूँ? गलत जानकारी उनके दिमाग में आई। उन्होंने घर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपने हाथ धोए, खाया और खाट पर बैठ गया। दोपहर में देर हो चुकी थी। गर्म हवाएं बह रही थीं। उनके पिता काम करने गए थे। कुछ समय बाद शाम हो गई थी। अब बाहर की गर्म हवा ठंडी हवा में बदल गई है। छोटे बेड से उठने लगे। माँ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? थोड़ा कहा और वह बाहर चला गया। आज उन्होंने पहली बार अपनी माँ से झूठ बोला। छोटे पहाड़ की ओर चलना शुरू कर दिया। एक धीमी हवा चारों ओर बह रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब सूरज सेट करने वाला था। सूरज को आकाश में लाल देखा गया था। एक छोटे से शकीटन की तरह चक्कर लगाने के लिए नीचे कूद गया। लघु धड़ाम से नीचे गिरा। उसने दर्द में कराहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद सूरज डूब गया और उसकी सांसें थम गई। माउंटेना। मार्च 27, 2023। एक लड़का जिसका नाम श्रीमन था। वह एक मध्यम गरीब परिवार से था। वह अपने परिवार वालों और मित्रों से कई बार सुनता था कि कैलाश पर्वत के सबसे ऊपरी चोटी पर शिव जी स्वयं विराजमान रहते हैं। उन पर ठंड का कोई असर नहीं होता। यह बात श्रीमन के मन में बैठ गया था। उसके मन में पर्वतारोही बनने का सपना उदय हुआ। कैलाश पर्वत पर चढ़ना उसका लक्ष्य और सपना बन गया। उसने 16 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्रीमन ने एक कला महाविद्यालय में नामांकन कराया, जहां पर वह पर्वतारोही के बारे में पढ़ाई की। वह पर्वतारोही बनने के लिए खूब मन लगाकर पर्वत चढ़ने उतरने का अभ्यास करता रहता। कुछ सालों बाद उसने अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग दोनों पूरी कर ली। अब वह 21 वर्ष का हो चुका था। उसने अपने कुछ पर्वतारोही मित्रों को कहा, चलो हम कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने चले। मित्रों ने साफ इनकार कर दिया। मित्रों ने कहा, आज तक वहां कोई पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया। उस पर्वत की बर्फ के फिसलने का डर हमेशा बना रहता है। यह कहकर उनके मित्र वहां से चले गए। परंतु उसका मनोबल कम न हुआ। श्रीमन अपना बैग पैक करके वह अकेले ठंड के मौसम में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने निकल पड़ा। उसने खाने पीने की वस्तुएं और जरूरी सामान अपने बैग में भर लिया था। कुछ दिन बाद वह तिब्बत पहुंचा। वह तिब्बत के एक किराए के कमरे में रुक गया। सुबह हुई। वह हाथ मुंह धोकर खाना खाकर कैलाश पर्वत चढ़ने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह कैलाश पर्वत के पास पहुंचा। आसपास कोई और व्यक्ति न था। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। श्रीमन को एक सफेद भालू दिखाई पड़ा, जो श्रीमन के बैग की ओर एकटक से देख रहा था। श्रीमन ने कुछ खाने की वस्तुएं उस भालू को खिलाया। खाना खाकर वह भालू वहां से चला गया। श्रीमन पर्वत चढ़ने लगा। कुछ देर बाद वह काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। ठंडी हवाएं चल रही थी। श्रीमन चढ़ता चला जा रहा था। तभी उस जगह पर बर्फ की परत घिसक गई। श्रीमन नीचे जा गिरा। श्रीमन के हाथ पांव सुन्न हो गए। श्रीमन वहां पर पड़ा हुआ था। आसपास कोई व्यक्ति मौजूद न था। तभी वहां पर वह सफेद भालू आया और श्रीमन को घसीटता हुआ एक गांव में ले गया। गांव के लोगों ने श्रीमन को पास के एक अस्पताल में भर्ती कर दिया। कुछ दिन बाद उनके माता पिता श्रीमन को देखने तिब्बत आए। डॉक्टर ने श्रीमन के माता पिता से कहा, आपके पुत्र को पैरालिसिस हो चुका है। उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका है। कुछ साल बीत गए। किसी बीमारी के कारण उनके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्रीमन ने जब यह बात सुनी तो उसके आंखों में आंसू बह निकले। श्रीमन अपने पिता का दाह संस्कार करने में असमर्थ था, इसलिए उनकी माता ने उनका दाह संस्कार किया। कुछ साल बाद श्रीमन अपने शरीर को धीरे धीरे हिला पाने में समर्थ होने लगा। डॉक्टरों की ट्रीटमेंट सफल होने लगी। कुछ दिनों बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। श्रीमन अपनी माता का आशीर्वाद लेकर फिर से कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह कैलाश पर्वत के पास पहुंच गया। वह पर्वत पर चढ़ाई करने लगा। कंपकंपा देने वाली ठंड चारों ओर फैली हुई थी। कुछ समय बाद वह कैलाश पर्वत के सबसे आखिरी चोटी पर चढ़ गया। उसका मन खुशी के मारे प्रसन्नचित हो उठा। उसने इधर उधर देखा। वहां पर न शिवजी दिखाई पड़े ना कोई और। बर्फ की मोटी मोटी चादर हर तरफ फैली हुई दिखाई पड़ी। पंख की भांति छोटी छोटी बर्फ ऊपर से गिर रही थी। श्रीमन ने पर्वत से नीचे की ओर देखा तो वह सफेद भालू श्रीमन की ओर एकटक से देख रहा था। स्पाइडर। मार्च 28, 2023।
एलेन नामक लड़का जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष के आसपास थी। वह एक मध्यम परिवार से था। उसके पिता एक प्राइवेट प्लांट में मजदूर थे। रविवार का दिन था। उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे। उसकी माता खाना बनाने में व्यस्त थी। एलेन टीवी देख रहा था। T0V0 पर स्पाइडरमैन नामक मूवी प्रसारित हो रही थी। एलन ध्यान से उस मूवी को देखे जा रहा था। जैसे जैसे वह मूवी को देखता जा रहा था, उसके मन में गलत जानकारियां घर करती चली जा रही थी। एलेन ने मन में सोचा, क्या मैं भी स्पाइडरमैन बन सकता है। दूसरे दिन उसके माता पिता को किसी जरूरी कार्य के चलते बाहर जाना पड़ा। उस दिन वह लड़का घर में अकेला था। स्पाइडरमैन बनने की बात उसके मस्तिष्क में चल ही रही थी। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। हल्की हल्की हवाएं खिड़की से भीतर की ओर आ रही थी। एलेन दरवाजा खोलकर बाहर की ओर गया। धूप चारों ओर फैली हुई थी। एलेन ने पेड़ों पर लटके हुए कई प्रकार के मकड़ियों को हाथ में पकड़ा और घर की ओर बढ़ने लगा। मकड़ियां एलेन के हाथ पर काटने लगे। मकड़ियों के कटाव से एलेन को असहनीय दर्द होने लगा। एलेन का पकड़ाव छूटने लगा। हाथ से मकड़ियां छूट गई। वह दर्द से करहाने लगा। कुछ देर बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। धूप काफी तेज थी। कुछ समय बाद उसके माता पिता वहां पहुंचे। माता पिता ने एलेन को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। उस समय एलेन के माता पिता के चेहरे पर हताशी और उदासी झलक रही थी। एलेन अस्पताल के एक बेड पर लेटा हुआ था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। शाम हो गई थी। कई दिनों तक इलाज चला। कुछ दिनों बाद एलेन स्वस्थ हो गया। अब एलेन कई प्रकार के गलत जानकारियों से मुक्त हो चुका था। एलेन के मन में मकड़ियों के प्रति एक प्रकार का डर सा बन गया। माता पिता एलेन को लेकर किराए की गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़े। द ब्रिज, मार्च 29, 2023। एक महिला रेलगाड़ी से जा रही थी। उसके गले में एक कीमती सोने की चेन थी, जो चांदनी रात की रोशनी में चमक रही थी। वह काफी खुश थी। वह अपने घर जा रही थी। वह महिला रेलगाड़ी के दरवाजे के पास खड़ी होकर को बाहर का नजारा देख रही थी। 2 लोगों की नजर उसके सोने की चेन पर पड़ी। उनके मन में लालच जाग गया। उस समय अधिकतर लोग सो चुके थे। 2 लोग महिला के पास आए और सोने की चेन उससे मांगने लगे। महिला ने साफ साफ इनकार दिया। तब उन 2 लोगों ने महिला से चैन छीनने की कोशिश की। वह रेलगाड़ी एक ब्रिज से गुजर रही थी। इस छीना झपटी में महिला को उन 2 लोगों ने धकेल दिया और चेन गले से निकाल लिया। महिला सीधे नीचे नदी में जा गिरी। नदी का बहाव काफी तेज था। वह महिला चिखती चिल्लाती उस नदी की तेज धारा में बह गई। वे दोनों उस महिला को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। कुछ दिनों बाद वे अपने घर में टीवी देख रहे थे और इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आज रात फिर किसी महिला को लूटा जाए। बाहर तेज वर्षा हो रही थी। उनका घर नदी के पास स्थित था। घर काफी पुराना था। शायद उस घर को उनके परदादा ने बनाया था। नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। नदी का जल तेज होने लगा। कुछ ही देर बाद नदी के पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया। इस भीषण बाढ़ में उनका घर ध्वस्त हो गया। वे लोग और उनका घर पानी के तेज बहाव में समा गया। गैंग ऑफ किडनैपर्स, मार्च 30, 2023। एक शहर जहां पर दिन प्रतिदिन बच्चे गायब हो रहे थे। सब कंफ्यूज थे कि बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। एक दिन खुफिया विभाग के अधिकारियों को पता चला कि किडनैपरों की टोली बहुत सारे बच्चों को बोरियों में भरकर वन के रास्ते ले जा रहे हैं। उन अधिकारियों ने यह सूचना आर्मी के जवानों को भेज दिया। आर्मी के जवान किडनैपरों को पकड़ने के लिए वन की ओर निकल पड़े। दोपहर का समय था। हर तरफ गर्म हवाएं फैली हुई थी। कुछ समय बाद आर्मी के जवान वहां पहुंचे। जवानों ने सभी किडनैपरों को पकड़ लिया। सभी बच्चों को बोरियों से बाहर निकाला गया। सभी बच्चे बेहोश हो चुके थे। उनके ऊपर पानी छिड़कर उन्हें जगाया गया। उन बच्चों को, उनके माता पिता को और किडनैपरों को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने छानबीन शुरू की। किडनैपरों ने बताया, हम लोग अलग अलग गांवों और शहरों से बच्चों को किडनैप करते हैं। किडनैप किए हुए बच्चों को हम ऑर्गन डीलर को मुंह मांगे दाम पर बेच देते हैं। कुछ दिन बाद ऑर्गन डीलर को पकड़ लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने उस डीलर से पूछताछ शुरू की। डीलर ने बताया, हम लोग उन बच्चों के शरीर से ऑर्गनों को निकाल लेते हैं और उन निकाले गए ऑर्गनों को देश विदेश के बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों को बेच देते हैं। हम लोग बच्चों की लाशों को जलजहाज के द्वारा विदेश ले जाकर उन्हें मिट्टी में दफना देते थे। ऑर्गन डीलर के साथ कार्य करने वाले लोगों को भी पकड़ लिया गया। परंतु इस कांड में बड़े लोग शामिल थे। इसलिए कुछ दिन जेल में रहने के पश्चात वे छूट गए, क्योंकि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को मोटा धन देकर खरीद लिया था। कुछ सप्ताह बीत गए। किडनैपरों की टोली फिर से बच्चों का शिकार करने के लिए निकल पड़ी। वे एक तालाब में उतरकर उस पार जाने लगे। उस तालाब के किनारों पर बिजली के खंभे गड़े हुए थे और उन पर बिजली के तार लटके हुए थे। तार काफी साल पुराने थे, परंतु उन तारों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ता था। वे तालाब के बीचों बीच पहुंच चुके थे। बिजली का तार खंभे से छूटकर पानी में जा गिरा। पानी में करंट फैल गया और देखते ही देखते उस टोली के सारे लोग मारे गए। उधर इस कांड में शामिल डीलर और डॉक्टर को टीबी की बीमारी ने जकड़ लिया।
दिन रात खांसने के कारण उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। जिन पुलिस अधिकारियों को रिश्वत के रूप में मोटा धन मिला था, कुछ दिनों बाद इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने उन पुलिस अधिकारियों के घर में छापेमारी की, जिसके बाद उनके घर से बड़ी मात्रा में काला धन जब्त हुआ। उन रिश्वतखोर अधिकारियों को 2023 सैकड़ों के लगभग लोग रेलगाड़ी में सवारी कर रहे थे। रेलगाड़ी खचाखच यात्रियों से भरी हुई थी। सुबह का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। रेलगाड़ी अभी स्टेशन से काफी दूर थी। पटरी के कुछ दूरी पर एक चरवाहा भेड़ों को चरा रहा था। चरवाहे की नज़र उस पटरी पर पड़ी, जो काफी हद तक टूट चुकी थी। चरवाहा एक बूढ़ा था, उसके बाल, दाढ़ी और मूंछ सफेद हो चुके थे। वह देरी न करते हुए आने वाली रेलगाड़ी की ओर दौड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। पूरा शरीर थकावट के कारण दर्द करने लगा। अब धूप चारों ओर फैलने लगी थी। कुछ देर बाद चरवाहा काफी दूर पहुंच गया। चरवाहे ने आती हुई रेलगाड़ी को देखा। चरवाहे ने एक लाल रंग का गमछा पहना था। चरवाहा हौंकते हुए अपने लाल गमछे को पटरी पर खड़े होकर लहरा दिया। रेलगाड़ी ड्राइवर ने लाल गमछा देखकर खतरे को भांप लिया और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। चरवाहा पटरी से हट गया। रेलगाड़ी के पहियों के घिसटने से चिंगारियां उठने लगी। कुछ दूर जाने के बाद रेलगाड़ी रुक गई। रेलगाड़ी से बहुत सारे लोग बाहर निकले। कुछ देर बाद चरवाहा वहां पहुंचा। एक आदमी ने क्रोध में आकर उस चरवाहे को थप्पड़ जड़ दिया। किसी काम के चलते उस आदमी को जल्दी पहुंचना था। उस आदमी ने सोचा था कि बिना किसी कारण के ही इस चरवाहे ने लाल गमछा दिखाया। चरवाहा थप्पड़ खाकर वहां से बिना कुछ कहे अपने भेड़ों को लेकर चला गया। जब बहुत सारे लोग कुछ दूर चले तो उन्होंने देखा सचमुच पटरी टूटी हुई थी। उस आदमी को अपने गलती पर पछतावा होने लगा। दोपहर का समय हो रहा था। कुछ दिनों बाद सरकार ने उस चरवाहे को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उस आदमी ने चरवाहे से माफी भी मांगी। द ओल्ड हाउस, अप्रैल 1, 2023। कुछ बच्चे सिनेमा हॉल से मूवी देखकर बाहर निकले। शाम हो चुकी थी। वे बच्चे अपने घर की ओर जा रहे थे। आसमान में बादल घिर चुके थे। वे मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ समय बाद बरसात शुरू हो गई। वे भीगने से बचने के लिए एक पुराने घर के पास आ गए। वह घर काफी पुराना था। कुछ समय बीत गया, परंतु बारिश थमने का नहीं ले रही थी। अब रात हो चुकी थी। घर का दरवाजा खुला हुआ था। वे घर के भीतर गए। भीतर काफी अंधेरा था। दरवाजा बंद होने की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। बच्चों का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे घर में बंद हो चुके थे। कोई कातिल दौड़कर आकर बच्चों पर धारदार चाकू से वार करता चला जा रहा था। बच्चों की चीख गूंजने लगी। एक बच्चा दौड़ा। वह सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर जाने लगा। कातिल भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। ऊपर के कमरे में एक कमजोर कांच की खिड़की थी। बच्चे ने कांच की खिड़की पर जोरदार टक्कर मारी। कांच टूट गई और वह बच्चा नीचे धड़ाम से गिरा। वहां से एक पुलिस की जीप गुजर रही थी। पुलिस अधिकारियों ने आवाज सुनी। अधिकारी जीप से निकले और बच्चे के पास दौड़े। कातिल खिड़की से बच्चे को घूर रहा था। अधिकारियों ने खिड़की की तरफ देखा। कातिल छिप गया। अधिकारियों ने एम्बुलेंस बुलाकर उस बच्चे को अस्पताल भेज दिया। अधिकारी लाइट लेकर भीतर गए। घर का फर्श खून से लाल हो चुका था। फर्श पर बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। कातिल वहां से भागने लगा। पुलिस अधिकारियों ने उस पर गोलियां चलाई, परंतु वह वहां से भाग निकला। पूरे शहर में पुलिस अधिकारियों द्वारा छानबीन होने लगी। वह कातिल पास में मौजूद वन के काफी भीतर एक बहुत पुराने घर में जा छिपा। 2 दिनों तक वह वहीं पर छिपा रहा। वह अधिकारियों के पकड़ से बच जाने का जीत मनाने लगा। वह उस पुराने घर के फर्श पर जोर जोर से नाचने और कूदने लगा, जिसके कारण घर की छत उस पर गिर गई। सिर पर गहरी चोट लगी। खून बहने लगा। कुछ देर बाद भूख, प्यास और अधिक खून बहने के कारण उसकी सांसें थम गई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश सड़ गई और दुर्गंध फैलने लगी। चूहे लाश के शरीर से मांस को कुतरने लगे। मोटिवेशनल स्पीकर, अप्रैल 2, 2023। एक गरीब परिवार का लड़का जिसका नाम तनेश था। उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष के आसपास थी। गरीबी के कारण तनेश को चोरी करने की आदत लग चुकी थी। एक दिन मौका पाकर तनेश एक आदमी के घर घुस गया। वह चोरी करने में सफल न हो सका और पकड़ा गया। जब पिता को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हो उठे। तनेश के पिता वहां आकर तनेश को 2 थप्पड़ लगाया। वह वहीं पर रोने लगा। उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। सभी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन तनेश घर छोड़कर भाग गया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। तनेश की खोजबीन होने लगी, परंतु वह नहीं मिला। तनेश दूर किसी जिले में चला गया था। तनेश ने एक पेड़ पर आश्रय लिया और एक ढाबे पर काम करने लगा। काम करने पर मिलने वाले रुपयों से वह खाने पीने की सामने खरीद कर खाता पीता और कुछ रुपए बचाता। बचाए हुए रुपयों से कुछ किताबें खरीदता और पढ़ता रहता। उधर माता पिता को तनेश नहीं मिलने पर घर पर उदास बैठे रहते। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। 5 साल बीत गए।
तनेश अब छोटे मोटे स्टेजों पर मोटिवेशनल स्पीकर का कार्य करने लगा, जिससे उसे कुछ रुपये मिल जाते थे। अब वह ढाबे पर कार्य करने नहीं जाता था। धीरे धीरे वह प्रसिद्ध होता चला गया। एक दिन तनेश के माता पिता सब्जी खरीदने के लिए बाजार आए हुए थे। एक जान पहचान वाले आदमी ने आकर कहा, आपका बेटा स्टेज पर अभिनय कर रहा है। यह सुनकर माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे जल्दी जल्दी स्टेज की ओर बढ़ने लगे। स्टेज के चारों ओर हजारों की संख्या में लोग जमा थे। पिता भी अपने बेटे का शो देखने लगे। आज बेटे को देखकर माता पिता को गर्व हो रहा था। कुछ घंटे बाद शो समाप्त हो गया। सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। तनेश भी अपने कार की ओर बढ़ने लगा। पिता को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। वे दोनों चुपचाप अपने घर की ओर पैदल चलने लगे। तनेश ने उनकी ओर देखा। तनेश ने अपने माता पिता को पहचान लिया। तनेश पीछे से आकर अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो वह उनका पुत्र था, जो अब 22 वर्ष का युवक हो चुका था। पुत्र ने अपने माता पिता के पैर छुए और माता पिता के आंखों से खुशी के आंसू झलक आए। पेनेंस। अप्रैल 7, 2023। एक व्यक्ति जिसका नाम रघुमन था, जब वह 18 वर्ष का हो गया था तब वह अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर तपस्या करने जंगल निकल पड़ा था। वह जंगल में रहकर तपस्या करता। उनके माता पिता भी नहीं जानते थे कि उनका इकलौता बेटा कौन से जंगल में चला गया है। वह पेड़ पौधों के पत्तों को खाकर अपना पेट भरता, झील झरनों के पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। कुछ साल बाद रघुमन के पिता की मृत्यु हो गई। पिता का दाह संस्कार करने के लिए गांव वालों ने रघुमन की खोजबीन की, परंतु रघुमन न मिला। रघुमन की मां ने उनका दाह संस्कार किया। कुछ दिन बीत गए। रघुमन अपनी तपस्या में लीन था। उसे यह भी पता न था कि उसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। उसकी मां ने अपने घर को गिरवी रख दी। गिरवी रखने से जो रुपये आए, उनसे भोज का प्रबंध किया। गांव भर के लोग भोज में आए। शाम हो गई। सभी लोग खाना खाकर घर चले गए। रघुमन की मां खटिया पर लेटी हुई थी। वह अपने पति और बेटे को याद कर रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब घर का राशन समाप्त हो गया। रघुमन की मां अब भूखे पेट सोने लगी। कुछ दिनों बाद रघुमन की मां की सांसें थम गई। गांव वालों ने उसकी मां का दाह संस्कार किया। 42 वर्ष बीत गए। 42 साल तक तपस्या करने बाद भी रघुमन को भगवान न मिले। वह अब 60 वर्ष का हो चुका था। उसके बाल, दाढ़ी और मूंछ लंबे और सफेद हो चुके थे। रघुमन अब बूढ़ा हो चुका था। वह अपने गांव आया, परंतु लोग उसे पहचान न पाए। रघुमन अपने घर पहुंचा। घर पर ताला लगा हुआ था। रघुमन ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई यहाँ पर ताला क्यों लगा है? और यहाँ पर रहने वाले कहाँ गए? व्यक्ति ने सारी बात कह सुनाई। रघुमन को पता चला कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसे गहरा धक्का सा लगा। रमन वहीं पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अब घर भी जमींदार का हो चुका था। रघुमन ने अपने आंसू पोंछे और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे अब पछतावा हो रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, मैं चाहता तो अपने माता पिता की सेवा कर सकता था या अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रह सकता था, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। रघुमन के पास अब काम करने की क्षमता भी न बची थी। अब वह रोजाना उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता। कोई खाने को देता तो खा लेता या जब खाना न मिलता तो भूखे पेट ही रह जाता। सेपरेशन। अप्रैल 10, 2023। सिनेमा हॉल में बजरंगी भाईजान नामक फिल्म लगी थी। रशम वह फिल्म देख रहा था। फिल्म समाप्त होने के बाद वह अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। उस समय लगभग रात के 8 बज रहे थे। वह ट्रेन स्टेशन के सामने से गुजर रहा था। उसे किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। रशम मोटरसाइकिल रोककर स्टेशन में गया। रशम ने देखा एक 12 वर्ष की बच्ची मां कहकर रोए जा रही थी। रशम ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ की हो? उस बच्ची ने कहा, मेरा नाम शरीफा है, मैं पाकिस्तान की हूँ। वह बच्ची कैसे अपनी माँ से बिछड़ गई, यह सारी बात उसने रशम को बताई। रशम उसे अपने घर ले गया। सुबह ही हुई। रशम उसे लेकर एक कार्यालय में ले गया, जहां पर पाकिस्तानी वीजा बनता है। भारतीय अधिकारियों ने रशम से कहा, 7 दिनों तक पाकिस्तान जाने वाली सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, इसलिए आप 7 दिनों के बाद आइए। रशम वहां से शरीफा को लेकर चला गया। रशम बजरंगी भाईजान फिल्म से प्रेरित होकर बच्ची को दूसरे रास्ते से ले जाने के बारे में सोचने लगा। अगले दिन रशम उस बच्ची को लेकर राजस्थान के पश्चिम में मौजूद पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहुंचा। हर तरफ रेत फैली हुई थी। गर्म हवाएं चल रही थी। रशम इधर उधर सुरंग ढूंढने लगा, परंतु उसे सुरंग न मिला। रशम अब बॉर्डर पर बिछे कटीले तारों को काटकर पाकिस्तान जाने की कोशिश करने लगा। तब तक वहां पर भारतीय सैनिक आ गए। रशम को पकड़ लिया गया। रशम से पूछताछ होने लगी। रशम ने सारी बात बताई। रशम के परिवार वाले कुछ देर बाद वहां पहुंचे। कुछ दिनों बाद रशम को छोड़ दिया गया। भारत सरकार ने उस छोटी बच्ची को पाकिस्तान सरकार को सौंप दिया। पाकिस्तान सरकार ने सही सलामत उस बच्ची को उसके माता पिता तक पहुंचा दिया।
द लिंक, अप्रैल 11, 2023। सरिया नामक 18 वर्ष की एक लड़की जो कुछ दिन पहले अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। सरिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता उसे बहुत ही लाड़ प्यार करते। एक दिन सरिया अपने कमरे के पलंग पर लेटी हुई थी और फेसबुक चला रही थी। उसके फेसबुक पर सिलोन नामक लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। सरिया ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। सिलोन ने सरिया को एक लिंक भेजा। सरिया ने लिंक पर क्लिक करके एक डेटिंग ऐप पर अपना अकाउंट खोल लिया और प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर लिया। कुछ दिनों तक उनकी बातें चलती रही। सिलोन ने सेक्स करने के लिए सरिया को डेट किया। सरिया मान गई। दूसरे दिन सुबह का समय था। सरिया तैयार होकर अपनी माँ से कहा, माँ मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, शाम को वापस लौट आऊंगी। यह कहकर सरिया एक किराए की गाड़ी में बैठकर सिलोन द्वारा दिए गए पते पर पहुंची। वह किराए के कमरे के भीतर गई। उसने देखा, सिलोन पलंग पर बैठा हुआ था। दोनों मिलकर सेक्स करने लगे। कुछ समय बाद शाम हो गई। उनका सेक्स कार्यक्रम समाप्त हुआ। दोनों अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन सरिया सोकर उठी। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, आप मुझे जल्द से जल्द 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं सेक्स किया हुआ वीडियो वायरल कर दूंगा। तुम्हारे पास मात्र 2 दिन समय है। सिलोन ही था जिसने यह मैसेज किया था। सिलोन ने छिपा कर रखे हुए कैमरे से वीडियो उतार ली थी। सरिया सदमे में आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। सरिया एक मध्यम परिवार से थी। उसने आत्महत्या करने की सोची। उसने अपने आप को फंदे से लटका ली। वह छटपटाने लगी। तभी उसकी माँ वहां आकर उसके पैर पकड़ लिए। उस दिन रविवार होने की वजह उसके पिता भी घर पर थे। उसके पिता वहां आकर उसे नीचे उतारे। उसकी सांसें चल रही थी। सरिया को पलंग पर बैठाया गया। पानी पिलाने के बाद माँ ने कहा, बेटा तुम यह क्यों कर रही थी। सरिया ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। माता पिता ने सरिया का साथ दिया। उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई। सिलोन को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने सिलोन की खूब पिटाई की और उससे वह वीडियो लेकर डिलीट कर दिया। द ओल्ड मैन, अप्रैल 13, 2023। दो आतंकवादी ट्रेन की पटरी पर बम लगा रहे थे। कुछ दूरी पर एक चरवाहा भेड़ों को चरा रहा था। वह चरवाहा बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष के पार थी। आतंकवादियों ने पटरी पर बम लगाकर पटरी को उड़ा दिया। जोरदार आवाज हुई। बूढ़ा व्यक्ति बोला, क्या हुआ। यह देखने आने लगे। वहां से आतंकवादी भागने लगे। अचानक मौसम में बदलाव हुआ। काले बादल घिरने लगे। एक बिजलाहट उन दोनों आतंकवादियों पर पड़ी और वे जमीन पर गिर पड़े। पटरी का काफी हिस्सा टूट फूट चुका था। उस बूढ़े व्यक्ति ने यह सब देखा। बूढ़े व्यक्ति ने बहुत दूर से ट्रेन की आवाज सुनी, जो लगभग काफी दूर थी। बूढ़े व्यक्ति के गले में एक लाल गमछा था। बूढ़ा व्यक्ति गमछा लेकर ट्रेन की पटरियों पर दौड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह थक गया और रुक गया। वह हौंफने लगा। वह फिर अपनी सारी शक्ति लगाकर दौड़ा। वह फिर रुका और फिर दौड़ा। ऐसा करते करते वह ट्रेन के काफी समीप आ पहुंचा। उसने हाँफते हुए लाल गमछे को झंडे की तरह लहरा दिया। ट्रेन चालक ने यह देखा। बूढ़ा व्यक्ति पटरी से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। ट्रेन चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। ट्रेन टूटी हुई पटरी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। ट्रेन के पहिए घसीटते हुए चली जा रही थी। ट्रेन के पहियों के घिसाव के कारण पटरियों पर चिंगारियां उठने लगी। ट्रेन टूटी हुई पटरी के थोड़ी दूरी पर आकर रुकी। सभी लोग नीचे उतरने लगे। ट्रेन चालक भी नीचे उतरे। ट्रेन चालक ने देखा, पटरी बुरी तरह टूटी हुई थी। ट्रेन चालक मन में बड़बड़ाते हुए कहा, आज यदि वह बूढ़ा व्यक्ति न होता तो भारी दुर्घटना हो सकती थी। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आई। वहां पर 2 आदमी पड़े हुए थे। उनको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, इन दोनों को पैरालिसिस हो चुका है। बूढ़े व्यक्ति की खोजबीन होने लगी, परंतु वह बूढ़ा व्यक्ति न मिला। शायद वह बूढ़ा व्यक्ति अपने अच्छे कार्य का श्रेय नहीं लेना चाहता था। एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश था, वह एक किसान था। उसकी शादी मुनि नामक एक लड़की से हुई थी। उनके 2 बच्चे थे। सुरेश रोज सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर खाना खाकर खेत में काम करने के लिए निकल पड़ता था। उनके घर की रोजी रोटी खेती पर निर्भर थी। शाम होते होते सुरेश घर लौट आता था। वह एक गरीब परिवार से था, जिसका मुख्य व्यवसाय खेती था। उसके पास न ट्रैक्टर थी और न ही गाय बैल। सिर्फ उसके पास एक लकड़ी का हल था, जिससे वह खेत जोतता था। एक दिन सुरेश सुबह उठकर खेत की ओर गया। खेत में देखा तो खेत पर फसल लहलहा रही थी। खेत में मौजूद धान पक चुके थे। खेत में मौजूद फसल को देखने पर लग रहा था कि सुनहरा रंग छाया हुआ है। किसान भागा भागा अपने घर पहुंचा। उसने सारी बात अपने पत्नी को बताई। सुरेश और मुनि फसल काटने वाले औजार लेकर खेत पहुंचे। वे दोनों फसल काटने लगे। शाम हो गई। सब फसल कट चुका था। वे दोनों फसलों को बोरियों में भरकर घर ले गए। दूसरे दिन वे फसल को पछाड़ने लगे। कुछ घंटों बाद फसल से धान अलग हो गया। उन्होंने किराए पर एक मशीन लिया। उन्होंने मशीन से धान से चावल निकाल लिए और मशीन को वापस कर दिया।
उन्होंने चावल को बोरियों में भर दिया। अगले दिन किसान चावल की बोरियों को सरकारी अधिकारी को बेचने गया। सरकारी अधिकारी ने किसान से कहा, मैं आपको सिर्फ 50 रुपये दे सकता हूँ। सुरेश जान गया कि यह मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। इतने सारे चावलों का मूल्य 50 रुपये से कहीं ज्यादा था। सुरेश ने इसका विरोध किया तो अधिकारी ने सुरेश को 2 चमाट जड़ दिए। सुरेश वहीं पर उदास खड़ा रहा, आंसू टपकाने लगा। एक व्यक्ति ने इस दृश्य को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। धीरे धीरे यह दृश्य पूरे देश में फैल गया। सभी किसान धीरे धीरे आंदोलन करने लगे। देश के सभी किसान सुरेश का समर्थन करने लगे। देश के सभी किसानों ने खेती करना छोड़ दिया और आंदोलन में भाग लिया। कुछ दिन बीत गए। सरकारी राशन भंडार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। देश की आर्थिक क्रिया खराब होने लगी। देश के खाद्य पदार्थों की कीमत दिनों दिनों बढ़ती चली गई, जिसे खरीदने में लोग असमर्थ होने लगे। देश के प्रधानमंत्री ने सुरेश से मिलने का फैसला किया। प्रधानमंत्री सुरेश के पास आए। सुरेश ने सारी बात प्रधानमंत्री को बताई। प्रधानमंत्री ने उस अधिकारी को यहां बुलाया और माफी मांगने के लिए कहा। अधिकारी ने रमेश से हाथ जोड़कर माफी मांगी। प्रधानमंत्री ने अपने अधिकारियों से कहा, इस दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारी को उसके पद से हटा दिया जाए। उसके बाद वहां पर तालियों की गूंज उठने लगी। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। आंदोलन समाप्त हुआ। सुरेश ने अपने चावल को सरकार को उचित दाम पर बेचा। समय बीतता गया। धीरे धीरे सरकारी राशन भंडार भरने लगे। आर्थिक क्रिया सामान्य होने लगी और खाद्य पदार्थों की कीमतें सामान्य होती चली गई। इलेक्ट्रिक रीत, अप्रैल 16, 2023। जब एक किन्नर बच्ची का जन्म हुआ तो माता पिता ने उसका नाम रीत रखा। तब सारे आस पड़ोस के लोगों ने रीत के माता पिता को समझाया कि इस बच्चे को किन्नरों को सौंप दो, परंतु उन्होंने उनकी बातों को टाल दिया और उस बच्चे को पालने का फैसला किया। धीरे धीरे रीत बड़ी होने लगी। उसका दाखिला एक विद्यालय में कराया गया। वह अब 6 वर्ष की हो गई थी। कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक या शिक्षिका रीत को सबसे अलग सबसे आखिरी बेंच पर बिठाते। बच्चे उसका मजाक उड़ाते। कभी कभार वह रो पड़ती और उसके आंखों से आंसू निकल आते। उसके साथ कोई छात्र या छात्रा बात नहीं करते, न खेलते और न उसके साथ रहते। आए दिन कभी न कभी आस पड़ोस के लोग रीत के माता पिता को खरी खोटी सुनाया करते, जिससे वे डहकी हो जाते। रीत घर आकर रोती हुई अपने माता पिता के गले लग जाती। तब उनके माता पिता रीत का हौसला बढ़ाते। ऐसे ही दिन बीतता चला गया। रीत अब 12 वर्ष की हो गई। रीत अब अपना अधिकांश समय किताब पढ़ने में बिताती। उसे गणित और भौतिकी में विशेष रुचि थी। अब किताब ही रीत के दोस्त बन चुके थे। कुछ साल बीत गए। उसने 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। वह अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। कुछ सालों बाद उसने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD की पढ़ाई पूरी की। उसे अब डॉक्टरेट मिल चुकी थी। वह अब डॉक्टर रीत बन चुकी थी। वह अब 26 वर्ष की हो चुकी थी। वह अब अपना अधिकांश समय कुछ नया बनाने में लगाती। कुछ दिन बीत गए। रीत को इलेक्ट्रिकल रॉकेट बनाने का ख्याल आया, जिससे रॉकेट से प्रदूषण भी न फैले और पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहे। रीत ने रॉकेट का डिजाइन बनाने का तरीका और मॉडल तैयार कर लिया। वह देश के स्पेस अधिकारों के पास गई। उसने उसके बारे में सारी बात बताई। अधिकारी मान गए। 5 साल बाद इलेक्ट्रिकल रॉकेट बनकर तैयार हुआ। रॉकेट परीक्षण के दिन बहुत सारे देशवासी परीक्षण देखने आए। रॉकेट को लॉन्च किया गया। रॉकेट कुछ दूर उड़ने के बाद वह नीचे गिर गया और ब्लास्ट हो गया। परीक्षण असफल हुआ। रीत को एक प्रकार का झटका सा लगा। अधिकारों ने रीत को खरी खोटी सुनाकर वहां से निकाल दिया। अपनी बच्ची की असफलता के कारण रीत के पिता को एक सदमा सा लगा। उन्हें हृदयघात आया और वे बच न सके। रीत घर आई तो देखा पिताजी अर्थी पर लेटे हुए थे और मां फूट फूट कर रो रही थी। रीत के आंखों से आंसू टपकने लगे। एक असफलता का डैक और दूसरा पिता के मृत्यु का डैक। दोनों डैक रीत को साथ साथ मिल गया। पिता के शरीर का दाह संस्कार किया गया। रीत अब डहकी और चिंतित रहने लगी थी। कुछ महीने बीत गए। अब उसकी मां अपने आप को संभालकर रीत का हौसला बढ़ाती। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन अधिकारी CCTV कैमरा जांच कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा लालिमा नामक एक इंजीनियर इलेक्ट्रिक रॉकेट से कई सारे मशीन निकाल रही थी। अधिकारों को पता चल गया कि रॉकेट का परीक्षण सफल क्यों नहीं हुआ। अधिकारी अपनी गलती पर पछताते हुए रीत के पास गए। उन्होंने रीत से माफी मांगी और सारी बात बताई। अधिकारों ने रीत से कहा, कृपया आप फिर से इलेक्ट्रिक रॉकेट बनाएं। रीत मान गई। कुछ साल बाद रीत ने फिर से एक इलेक्ट्रिकल रॉकेट बनाया। परीक्षण देखने इस बार भी लोग आए। रॉकेट को लॉन्च किया गया। रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ी। परीक्षण सफल हुआ। हर तरफ रीत का नाम होने लगा। सभी देशवासी अब रीत को इलेक्ट्रिक रीत कहकर पुकार रहे थे। जो लोग उनकी मां को खरी खटी सुनाते थे, आज वे लोग उनका सम्मान कर रहे थे। इस सफलता की घड़ी में रीत के पिता रीत के साथ न थे। रीत ने आसमान की ओर देखकर मन ही मन कहा, मिसिंग यू डैड।
रिपेंटेंस। अप्रैल 17, 2023। एक लड़का जिसका नाम लालम था। वह एक गरीब परिवार से था। उसके पिता कोयला बेचते थे। उसकी माँ लालम से रोजाना कहा करती कि बेटा पढ़ाई करो, विद्यालय जाओ। परंतु लालम उनकी बातों को न मानता। वह कभी कभार ही विद्यालय जाता और घर में पढ़ाई भी नहीं करता। वह अपने दोस्तों